सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम इस पार्ट में जो बात करेंगे वे राजस्थान का कला एवं संस्कृति संबंधित आपका एक टॉपिक है, राजस्थान का साहित्य। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं कोचिंगों में तो लगभग 6-7 घंटे लगाता हूँ इस पार्ट पर। उतना लंबा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी मैं बात कर लूंगा। हमने राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम रूप क्या था, उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिला, और डिंगल और पिंगल शैली क्या थी उनकी मैं चर्चा करूंगा, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। दोस्तों, इस लेक्चर को आपने देख लिया तो मेरे हिसाब से आप किसी भी गाइड में, किताब में, नोट्स में आप लोग भाषा बोलो टॉपिक पढ़ेंगे, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। देखिए, आप लोग राजस्थान के साहित्य की हम बात करें, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा अपन को कि जो राजस्थानी साहित्य है, राजस्थान की जो भाषा है, उसका हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला। सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला, इसकी जानकारी हमें जुटानी है सबसे पहले। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि कोई भी प्राचीनतम आपको जानकारी लेनी है तो आपको राजाओं के दरबार में जाना होगा। राजाओं से संबंधित जो साहित्य रहा है उस जमाने का, दरबारी कवि रहे, उनमें हमें जाना ही पड़ेगा। इसे जानने के लिए हम लोग ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बेल्ट, जालोर मंडोर वाला बेल्ट, ये बेल्ट, यहां एक राजवंश रहता था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने यहां शासन किया था। वे अलग बात है कि बाद में राठौड़ आ गए। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में एक राजा जिनका नाम वत्सराज था। राजा कौन हो गया? वत्सराज। और वत्सराज के जो दरबारी कवि हैं दोस्तों, क्या नाम है? दरबारी कवि, दरबारी कवि का नाम है उदोतन सूरी। क्या नाम है? उदोतन सूरी। उदोतन सूरी ने एक रचना लिखी, उसका नाम है कुवल्य माला। कुवल्य माला ये एक ग्रंथ है, एक ही पुस्तक है। अगर इस ग्रंथ और पुस्तक का हम समय देखें तो एक समय विक्रम संवत में और एक समय ईस्वी में। विक्रम संवत हमारे पास में 835 आएगा। इसमें से यदि हम -57 कम कर लें, -57 कर दें तो 778 ईस्वी आएगा। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान के मानचित्र में जिस बेल्ट की बात कर रहा हूं, वहां गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने शासन किया था, जालोर, भीनमाल, मंडोर के आसपास। बाद में यहां राठौड़ आए, ये एक अलग बात है। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश में यहां जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम क्या है मित्रों? वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। और इनके जो दरबारी कवि हैं उनका नाम क्या है? उदोतन सूरी। उदोतन सूरी ने एक पुस्तक लिखी, कुवल्यमाला। अगर कुवल्यमाला का हम समय देखें तो यहां 2 प्रकार का हमें समय मिलेगा। एक समय विक्रम संवत में और एक समय ईस्वी में। दोस्तों, विक्रम संवत जो है आपका, वे ईस्वी से 57 वर्ष एडवांस में चल रहा है। विक्रम संवत 835 लिखा। यदि इसका हमें सन बनाना है तो -57 कर देंगे और 778 ईस्वी आ जाएगा। यानी ये रचना आप ये कह दीजिए 8वीं शताब्दी की है, आप ये कह दीजिए 778 ईस्वी की है, आप ये कह दीजिए विक्रम संवत 835 की है। क्लियर? एक बार मेरे साथ बोले, राजवंश कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। वहां मत देखना, राजवंश गुर्जर प्रतिहार। राजा का नाम दोस्तों वत्सराज, दरबारी कवि का नाम
उदोतन सूरी और रचना का नाम कुवलयमाला। तो जो आपका जालोर का दुर्ग है, जालोर के किले में या जालोर में इस पुस्तक की रचना की। अब आप कहेंगे सर ये पुस्तक आप यहां क्यों लेके आए हो, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ गई। देखिए मित्रों, ये कुवलयमाला पुस्तक है, इसमें सर्वप्रथम हमारे जो प्रदेश की भाषा है उस प्रदेश की भाषा का उल्लेख मिलता है और उसका नाम क्या है, मरुभाषा। यानी इस प्रदेश की सबसे पहले किसी भाषा के रूप में उल्लेख मिला है तो भाषा कौन सी है, मरुभाषा। अब आपसे पूछे मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है, आप बता देना। कब मिला है, आप बता देना। लेकिन आप सर ये मरुभाषा आज तो हमारे पास है ही नहीं, ये मरुभाषा कहां गायब हो गई। मैं कहूंगा बेटाओ, ये जो मरुभाषा है ये मरुभाषा अपना रूप परिवर्तन करती गई। ये बन गई साहब मारवाड़ी। क्या बन गई, मारवाड़ी। और ये मारवाड़ी आगे चल के डिंगल, ये डिंगल बन गई। ये डिंगल आगे चल के चारणों की बोली, क्या बन गई, चारणों की बोली। क्लियर। यही चारणों की बोली आगे चल के हमारे साहित्य की बोली बनेगी। ये बन गई दोस्तों साहित्य की बोली। और ये आगे चल के हमारी क्या बनेगी, मानक बोली। ये बन गई हमारी मानक बोली। और अंत में ये ही मरुभाषा क्या बनेगी, राजस्थानी। और हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, राजस्थानी साहित्य। यानी मरुभाषा मारवाड़ी, मारवाड़ी डिंगल, डिंगल चारणों की बोली, और चारणों की बोली साहित्य की बोली, मानक बोली और राजस्थानी। आप कहेंगे सर ये हमारे समझ में नहीं आया कि आपने ये परिवर्तन कैसे कर दिया, कैसे आपने मरुभाषा को मारवाड़ी बना दिया, कैसे डिंगल बना दिया, कैसे डिंगल को चारणों की बोली बना दी, कैसे आपने साहित्य की बोली बना दी, कैसे आपने मानक बोली बना दी, कैसे राजस्थानी बोली बना दी। समझ में आएगा भी नहीं। इसको समझने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा और तब जाके ये समझ में आएगी। आपको इतना समझ में आ गया कि मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला, फटाफट आप लोग कर देंगे। अब ये समझाता हूं कि मरुभाषा है, ये मरुभाषा ने अपना रूप है जो किस प्रकार से परिवर्तन किया, उसे हमें समझना है। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का जो साहित्य है, राजस्थान का साहित्य है, राजस्थान के साहित्य की दो शैलियां हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ये, और उनका नाम आप सब जानते हैं, बोर्ड पे लिखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। एक शैली है हमारे पास में डिंगल शैली। दोस्तों क्या नाम है, डिंगल शैली। और दूसरी जो हमारे पास में है उसका नाम है पिंगल शैली। कितनी शैली हो गई, दो, डिंगल और पिंगल। अब हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये डिंगल और पिंगल क्या है। यदि हमारे डिंगल पिंगल समझ में आ गया तो सब कुछ सिस्टम में समझ में आ जाएगा। देखिए, राजा के दरबार होते थे, राजा के दरबार में विभिन्न जातियां निवास करती थी। उन जातियों का अपना अलग अलग काम हुआ करता था। वैसे ही हमें यहां उन जातियों को लेके आना है जो जातियां यहां साहित्य के रूप में काम कर रही हैं। तो हमारा एक पॉइंट बन गया जाति, कि जाति क्या है। देखिए, साहित्यकार की हम जाति की बात करें तो हमारे पास यहां एक नाम आएगा चारण जाति। कौन से साहित्यकार मित्रों, चारण जाति। और यहां हमारे पास आएगा बाहट जाति। यानी कौन हो गया हमारे पास में, चारण और भाट हो गए। अब देखिए, अब हम एक बात लिख रहे हैं यहां कि आपका जो लेखन है, लेखन, वे लेखन किस प्रकार से किया इन्होंने, समझते जाने एक बात, बाद में याद कराऊंगा। इन्होंने जो लेखन किया है गद्य में किया है, और इन्होंने जो लेखन किया है मेरे मित्रों पद्य में किया है। गद्य और पद्य। गद्य का मतलब हमारे पास क्या लिख देता हूं, लोक कथा, लोक गाथा।
लोकोक्ति, मुहावरे और ख्यात, ख्यात और सोरठे, यानी इस प्रकार की जो रचनाएं हुई है उसको हमने यहां उठाएंगे। पद्य की हम बात करें तो दोस्तों इसमें आ जाएगा दोहा या छंद, दोहा या छंद। अब आपने देखा होगा कि मुहावरे, ख्यात और सोरठे होते हैं राजस्थानी में, इस पे जो प्रभाव होता है, इस पे जो प्रभाव होता है ये प्रभाव मारवाड़ी का होता है। कौन सी भाषा का होता है? मारवाड़ी का। और इधर हम बात करें प्रभाव की तो ये जो दोहा और छंद है वे किस में आएंगे? ब्रज भाषा में। बस अब रुक जाना है, अब आप मेरी बात को समझ लें। देखिए, चारण जाति के कवियों ने जो रचना की है वे रचना डिंगल में की है। भाट जाति के कवियों ने जो रचना की है वे पिंगल में की है। आप में से मेरे हिसाब से अधिकांश बच्चे इतने होंगे, आप में अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिंगल और पिंगल ही नहीं आता है। आज आप समझ लेना क्या कहानी बनेगी इसकी। चारण जाति के लोगों ने जो रचना की है वे डिंगल शैली में की है, भाट जाति के लोगों ने जो रचना की है पिंगल शैली में की है। जो गद्य में लेखन हुआ है वे डिंगल में है और जो पद्य में लेखन हुआ है वे पिंगल में है। लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्ति, मुहावरे, ख्यात और सोरठे आदि की जो रचना हुई है वे डिंगल शैली है। दोहा और या छंद में जो रचना हुई है वे पिंगल शैली है। हम ये कहें कि मारवाड़ी का जिस पे प्रभाव है वे डिंगल है और ब्रज भाषा का जिस पे प्रभाव है वे पिंगल है। ये कहें कि मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है वे डिंगल है और ब्रज भाषा को लिखने की शैली है वे पिंगल है। एक लाइन में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं डिंगल शैली वह शैली है जो चारण जाति के कवियों द्वारा लिखी गई है, गद्य में लिखी गई है, जिसमें लोक कथा, लोक गाथा, मुहावरे, लोकोक्ति, सोरठे, ख्यात आदि है। अर्थात मारवाड़ी की लिखने की जो शैली है वे डिंगल है। पिंगल में भाट जाति के साहित्यकारों ने जो रचनाएं लिखी हैं विशेषकर पद्य में लिखी है। दोहा और छंदों में जो रचना है यानी ब्रज भाषा का जिस प्रभाव है वे पिंगल शैली। समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना। अब देखिए, हम लोग बात करें कि मरुभाषा हमें सबसे पहले मिला था। मरुभाषा मतलब कुल्यमाला में मिला। मरुभाषा को हमने मारवाड़ी कहा क्योंकि राजस्थान का ये जो प्रदेश है आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रदेश, ये जो बेल्ट है, विशेषकर ये बेल्ट एक दिन हमारा मरु प्रदेश था और मरु प्रदेश से हमने इसको मारवाड़ कहना शुरू किया, तो मरु भाषा हमारी क्या बन गई? मारवाड़ी। दोस्तों मारवाड़ी है ये रही। मारवाड़ी को लिखने की शैली कौन सी है? डिंगल। तो देखिए, मारवाड़ी को लिखने की शैली कौन सी आ गई? डिंगल आ गई। अब बताइए, डिंगल है किन लोगों ने लिखी है? चारण जाति के लोगों ने। तो बताइए चारणों की बोली बनी कि नहीं बनी? अब आप लोग पढ़ते हो कि राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य लिखने में जो योगदान रहा है वे चारण जाति का रहा है। भाट जाति का साहित्य राजस्थान में कम मिलता है, तो सर्वाधिक साहित्य चारण जाति ने लिखा है और चारण जाति ने डिंगल में लिखा है। तो बताइए यही डिंगल साहित्य की बोली बनी कि नहीं बनी? और साहित्य की बोली मतलब शुद्ध बोली, उसे हम मानक बोली कहेंगे नहीं कहेंगे? मानक बोली इसका मतलब कौन सी? मरुभाषा। और इसी मरुभाषा, मारवाड़ी, डिंगल, चारणों की साहित्य की बोली, मानक बोली, इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थानी। आपके समझ में आ गया कि राजस्थानी क्या है? पूरा बेल्ट समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मरुभाषा से पढ़ना शुरू किया, उसने जो अपना रूप परिवर्तन किया आपके सामने किया, यानी मरुभाषा, मारवाड़ी, डिंगल, चारणों की बोली, साहित्य की बोली और मानक बोली, राजस्थानी बोली, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब देखिए, हमारे पास एक शब्द आ गया मित्रों, राजस्थानी। क्या आ गया? राजस्थानी। तो हर एक भाषा होती है, उस भाषा की अपनी लिपि होती है और हर एक भाषा होती है उसका अपना दिवस होता है।
राजस्थानी भाषा की हम लिपि की बात करें तो देखिए, बनियावाटी ये इसकी लिपि होगी। दूसरी महाजनी, महाजनी ये इसकी लिपि होगी। और तीसरी मुड़िया ये इसकी लिपि होगी। ये तीनों लिपि एक ही है। आपसे पूछे राजस्थानी की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों कहीं आप देवनागरी ना कर बैठे, क्योंकि देवनागरी हमारा काफी पड़ा हुआ है। हर भाषा का अपनी लिपि है। बनियावाटी कि जो पहले बनिया लोग इस्तेमाल करते थे, इन अक्षरों को मोड़ मोड़ कर लिखते थे। ऊपर लाइनिंग आती थी, मात्राएं नहीं आती थी, अशुद्ध, तो इसलिए इसे मुड़िया लिपि या बनियावाटी लिपि भी कहते हैं। लिपि एक ही, आप याद कर लें। बनिया महान होते हैं, राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। बनिया महान होते हैं, राजस्थानी मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। तो आप कहते हैं बनियावाटी, आप कहते हैं महाजनी, आप कहते हैं मुड़िया। ध्यान रखना मित्रों, देवनागरी नहीं आएगा। कहीं आप देवनागरी कर बैठे जो कि आपका गलत हो जाएगा। चले, अब मैं कह रहा हूं हर भाषा के अपने एक दिवस होता है। देखो, आपसे पूछेगा राजस्थानी भाषा का दिवस, कहीं आप 14 सितंबर ना कर बैठे, हिंदी भाषा दिवस हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस की आप बात करेंगे मित्रों, तो आपका आएगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब आपको मैं यहां थोड़ा एक बात और समझा दूं कि आपके लिपि आपने सुना होगा, तब आपने केसर सिंह बारेट पढ़ा था। और केसर सिंह बारेट का राजस्थान के क्रांतिकारियों में मैंने एक पार्ट भी डाला हुआ है यूट्यूब पर, पूरे बारेट परिवार का डाला हुआ है। 2 या 3 पार्ट बने थे। तो इसमें हम बात करें कि जो केसर सिंह बारेट है, केसर सिंह बारेट ने जो वहां के महाराणा फतेह सिंह 1903 के दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहा था, तो उन्हें डिंगल भाषा में, डिंगल शैली में 13 सोरठे भेजे थे। किसमें? डिंगल में, जिसे चेतावनीरा चुंकिया कहते हैं। तो यही तो 13 सोरठे है वे, सॉरी यही तो डिंगल है। उसमें से 13 सोरठे यहां समझाऊंगा, लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक सोरठा लिख के बताता हूं डिंगल में। देखिए, पग पग, पग पग, भमा, भैमया भमा, पहाड़, धरा छोड़, धरा छोड़, राख्यो धर्म, धरा छोड़, राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़, महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद, हृदय वासियों रे हिंद। ये जो आप चेतावनीरा चौकिया पढ़ते हो, उसमें 13 सोरठे पढ़ते हो, उसमें सोरठा नंबर 1 ये है, पग पग ब्रह्मा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद। दोस्तों, ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, क्योंकि मैंने डिंगल में लिखा है। इसका मतलब निकलेगा कि मेवाड़ के महाराणाओं ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपना घर छोड़कर पूरा जीवन पहाड़ों में बिता दिया। महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा वर्तमान में हिंदुस्तान के जो वासी हैं, उनके हृदयों में क्या है? विराजमान है। तो ये सोरठे थे। तो ये डिंगल एक शैली है जो आपको मैंने बताई है। समझ में आ गया? कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए आप लोग। एकदम क्लियर समझ में आ गया? अब देखिए, अब आपको यहां मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ध्यान रखना, ये पार्ट आपके कांस्टेबल, पटवार और हाईकोर्ट जो ग्रुप डी का एग्जाम है, बहुत बड़ा पार्ट होगा। अब देखिए, हम लोग बात करें आगे कि हमारी 2 शैलियां हमारे पास निकल के आ गई, डिंगल और पिंगल। अब जो राजस्थान है, राजस्थान की हम बात करें, ये राजस्थान रहा। देखिए, यहां हम 2 पार्ट कर लेंगे। 2 पार्ट कैसे कर लेंगे? एक पार्ट हमारा ये रह गया और एक पार्ट हमारा ये रह गया। ये जो आपका उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, यहां आपके एक भाषा है, उसका नाम क्या है? मारवाड़ी। और दोस्तों, मारवाड़ी को
लिखने की जो शैली रही है वे क्या रही है, डिंगल। तो ये जो बेल्ट है यह हमारे पास क्या आ जाएगी, डिंगल शैली। और इधर का जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, ये इधर वाला पूरा पूरा, ये आपके जो ब्रज प्रदेश है, ब्रज प्रदेश पूर्व की ओर पड़ता है। ब्रज प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश। तो इधर जो प्रभाव रहा है वे पिंगल का रहा है। अब आपके बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। आपसे एक जनरल पूछेगा कि पश्चिमी राजस्थान की साहित्य की शैली कौन सी रही है, तो आप बता देंगे सर डिंगल रही है। आपसे पूछेगा पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली कैसी रही है, आप बता देंगे पिंगल। बहुत अच्छे सवाल बनेंगे कि पश्चिमी राजस्थान पर जो प्रभाव है वे पिंगल का है, डिंगल का है, और पूर्वी राजस्थान के और प्रभाव है वे किसका है मेरे मित्रों, वे पिंगल का है। राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य है मारवाड़ी में लिखा हुआ है, अर्थात डिंगल में लिखा हुआ है, तो ये इस बेल्ट में आएगा। ये बेल्ट साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आप देखें कि सर ये जो डिंगल और पिंगल आप पढ़ा रहे हैं हमें, कि आप कह रहे हो कि ये काम मूल जो साहित्य लेखन कर रहा है वे चारण जाति कर रहा है। क्या बाहट जाति ने कोई साहित्य नहीं लिखा? मित्रों, बाहट जाति ने भी साहित्य लिखा है। और बाहट जाति में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, आप उनका नाम सब जानते हो, चंद्रवरदाई है। दोस्तों क्या नाम है? चंद्रवरदाई। ये चंद्रवरदाई है जो आपके अजमेर के शासक हैं पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज भी तृतीय चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रवरदाई। ध्यान रखना, ये चंद्रवरदाई आपके बाहट जाति के थे। किस जाति के मेरे मित्रों? बाहट जाति के। स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से लेते रहे, स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से लेते रहे, ठीक है? चलिए आप समझाता हूं। चंद्रवरदाई बाहट जाति से थे। चंद्रवरदाई ने एक रचना लिखी, उस रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। आप सब जानते हो। जब चंद्रवरदाई बाहट जाति से है, पृथ्वीराज रासो लिखेंगे, इसका मतलब इसकी जो शैली रहेगी वे दोस्तों क्या रहेगी? पिंगल, पिंगल शैली। लेकिन आप लोग पढ़ते हो कि चंद्रवरदाई इस पुस्तक को अधूरा ही छोड़ के मर गए। इसे जो पूर्ण किया वे पूर्ण किया जल्लड़ ने। और जल्लड़ आपके शायद चारण जाति से होना चाहिए, तो जल्लड़ ने इसे पूर्ण किया, तो किस में लिखेंगे? डिंगल शैली में। तो इसका मतलब कि बाहट जाति से है तो पिंगल शैली में, चारण जाति से तो डिंगल शैली में। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी रचना है जो कि पिंगल और डिंगल दोनों में है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, पृथ्वीराज रासो में एक बात लिखी हुई है, 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। ये क्या है? दोहा है, और दोहा है इसका मतलब डिंगल में है। आपको पता है कि जब तराइन का युद्ध हुआ दूसरा, तो पृथ्वीराज चौहान, ऐसी जानकारी मिलती है, कुछ लोग कहते हैं कि वहीं मार दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, कुछ लोग कहते हैं इसे बंदी बना के काबुल ले गए, कुछ लोग कहते हैं अजमेर ले गए। पृथ्वीराज रासो के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि इन्हें बंदी बना के काबुल ले गए, दरबार में उपस्थित किया, आंखें नहीं झुकाई। मोहम्मद गौरी ने कहा कि आप तो गुलाम हैं, आप आंखें झुकाइए। इन्होंने कहा कि मेरे देश का स्वाभिमान को गिरने नहीं दूंगा, मैं मर जाऊं लेकिन मेरे देश के स्वाभिमान को गिरने नहीं दूंगा। इन्होंने आंखें नहीं झुकाई। दोस्तों, आप भी अगर ऐसे ठान लें कि मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं मेरे माँ बाप के स्वाभिमान को नहीं गिरने दूंगा, जितनी मुझे मेहनत करनी है उतनी मेहनत करूंगा, और जो माँ बाप ने सपने देखे हैं उन्हें मैं पूर्ण करूंगा।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं मेरे देश के स्वाभिमान को नहीं गिरने दूंगा। ऐसी जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गोरी ने इन्हें अंधा करवा दिया, अंधा करवा के काल कोठरी में बंद कर दिया। अब दोस्तों इस बात का पता लगा चंद्रबरदाई को। कौन सी बात का? आंखें फुड़वाने वाली बात का नहीं, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं, तो झगड़े हो जाते हैं तुरंत, चलो भाई, है ना। तो इस बात का पता लगा भाई बंदी बना के काबुल ले गए। तो चंद्रबरदाई तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे मित्र भी थे, दरबारी कवि भी थे। तो वहां पहुंचा। वहां जाने के बाद पता लगा कि भाई ये जो मोहम्मद गोरी है, इन्होंने तो मेरे मित्र की आंखें फुड़वा दी है। तो ये दरबार में उपस्थित हुए, अपना वेश बदलकर सुल्तान से कहा कि आप जिस आदमी को पकड़ के लाए हो वो एक बहुत बड़ा तमाशा दिखाना जानता है। बोलो भाई कौन सा तमाशा? बोला जी शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण, कि शब्द भेदी बाण। बोलो ये क्या होता है? बोला जी शब्दों को सुनकर ये बाण चला देता है। बोले उसका तमाशा नहीं देखेंगे? बोले भाई तमाशा जरूर देखेंगे, लेकिन ये बताइए कि वह हमारे पास आएगा ही नहीं, हमारी बात ही नहीं मानता। उनका मैं बनाऊंगा। तो जानकारी ऐसे मिलती मित्रों, चंद्रबरदाई उसी कोठरी में गया जहां चौहान को बंदी बनाया हुआ था। चौहान देख नहीं सकते थे, लेकिन आवाज पहचान गए कि ये तो मेरे दरबारी कवि चंद्रबरदाई की आवाज है। उन्होंने कहा यहाँ क्यों आ गए मरने के लिए? बोला जी अब तो आ गया, अपने एक काम करते हैं, मैं राजा के दरबार में अपने उपस्थित होंगे, वहां एक मैं दोहा बोलूंगा। दोहा बोलूंगा तो आप ये देख लेना कि उसमें मैं दूरी बोलूंगा, ऊंचाई बोलूंगा सुल्तान के, आप तीर चला देना, उनको मार देना, और अपन फिर यहां से निकलना तो मुश्किल है, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। दरबार में उपस्थित हुए, दुनिया तमाशा देखने के लिए एकत्रित हुई, और जैसे एकत्रित हुई तो एक दोहा बोला गया चंद्रबरदाई द्वारा, जिसमें सुल्तान की दूरी और ऊंचाई बताई गई। 4 बांस 24 गज, अष्टउंगल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। फिर बाण चलाया, बताया जाता है मोहम्मद गोरी को मार दिया, और दोनों ने आत्महत्या कर ली, चौहान ने भी और चंद्रबरदाई ने भी। अब ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि इस पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि ये दोनों है, दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। अब साधारण सी बात है, अगर इस पुस्तक में ये बात लिखी हुई है और दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई, तो जो आदमी मर रहा है वे उस पुस्तक उसमें कैसे लिख सकता है कि मैं आज मर रहा हूं या हम दोनों एक दिन मर गए, और पुस्तक लेके वहां क्यों जाएगा? इसे सपने थोड़ी आते थे कि वहां ऐसा होगा। दोस्तों ये पुस्तक अधूरी थी, और इस पुस्तक को किसने पूरा किया? जल्लड़ ने। इसलिए मैं कह रहा हूं इन्होंने डिंगल में और शुरुआती पिंगल में, इसलिए ये पुस्तक है दोस्तों पिंगल और डिंगल दोनों में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाट जाति में कोई दरबारी कवि नहीं हुए। भाट जाति में मेरे मित्रों बड़े बड़े दरबारी कवि हुए, लेकिन कम हुए। हमारे साहित्य में जो प्रभाव रहा है वे किस जाति का रहा है? ज्यादा चारण जाति का रहा है। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, तो आगे मैं भी बात जारी रखूंगा। देखिए ये तो हमने देखा साहित्य की दृष्टि से दो शैलियां। अब हम बात करते हैं रचनाकारों की दृष्टि से राजस्थान के साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। मित्रों किसकी दृष्टि से? रचनाकारों की दृष्टि से। रचनाकारों की दृष्टि से देखिए, रचनाकारों की दृष्टि से हम बात करें, रचनाकारों की दृष्टि से अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो नंबर 1 चारण साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य, नंबर 3 ब्राह्मण साहित्य, नंबर 4 संत साहित्य, और नंबर 5 लौकिक साहित्य। इन दोस्तों कितने पार्ट में विभाजन कर दिया? 5। देखिए आपने एमए में एक किताब लगती है आपके राजस्थान का साहित्य, अगर इस वीडियो को आपने ढंग से देख लिया तो वहां अच्छे अंक मिल सकते हैं आपको। और आरएस मेंस में एक सवाल यहां से पक्का आता है
और उसको थोड़ा विस्तार रूप से लिखना होता है। देखें यहाँ किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। भाई हम लोगों ने चारणों की बात की, जिन विद्वानों के पीछे सूर्य लगता है वहां जैन हो गए, तीसरा ब्राह्मण और चौथा संत, पांचवा लौकिक। भाई चारण लोगों ने साहित्य लिखा है, जैन लोगों ने लिखा है, ब्राह्मणों ने लिखा है, राजस्थान के लोक संत दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी, तो ये संत साहित्य हो गया। लौकिक साहित्य भाई ये समझ में आ गया, चारण जाति के लोगों ने लिखा है चारण साहित्य, जैन लोगों ने लिखा है जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य। लौकिक का हमारे मतलब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। लौकिक का मतलब है कि वे कहावतें, वे मुहावरे, वे लोकोक्तियां, ये समाज में उनका कोई निश्चित रचनाकार नहीं है, जिसकी लाठी उसी का भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये क्या है? ये लौकिक साहित्य है, यानी इसके रचनाकार का हमें पता नहीं है। ऐसे साहित्य क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य। अब इसको कितना ही बड़ा करके लिख दो, चारण साहित्य, राजस्थान का वे साहित्य जो चारण जाति के कवियों ने लिखा है। एक आधा चारण जाति के कवियों का नाम लिख दो, एक आधा रचना लिख दो, बन गया आपका आर्यस मेंस। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि एक दो जाति और है जिनकी हमको चर्चा करनी चाहिए। एक का नाम है मोतीसर। मोतीसर, देखो मोतीसर कौन थे? मोतीसर चारणों के याचक कहलाते थे। चारणों के याचक, चारणों के याचकों को हम मोतीसर कहते थे। चारणों के याचकों को हम क्या कहते थे? मोतीसर कहते थे। तो चारणों के याचक मोतीसर। याचक का मतलब क्या होता है? मांगने वाला, भिखारी। तो मोतीसर का भी राजस्थान के साहित्य में योगदान है। ऐसे कहते हैं कि जो सैनिकों को जोशपूर्ण कहानी और गीत सुनाने का जो काम करते थे वे मोतीसर करते थे। कहानी और गीत सुनाने के जो काम करते थे वे कौन करते थे? मोतीसर करते थे। तो जोशपूर्ण कहानी, जोशपूर्ण साहित्य मोतीसर है। एक जाति और है हमारे पास में, डाडी जाति। डाडी जाति, ऐसा जानकारी मिलती है कि ये जाति एक कलाधर्मी जाति थी। अब कलाधर्मी का क्या मतलब होता है ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ध्यान देना यह एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है बदर डाडी, और इन्होंने एक रचना लिखी है, उसका नाम है वीर भायण। दोस्तों क्या नाम है? वीर भायण। तो वीर भायण जो रचना है, वीर भायण, तो वीर भायण रचना बदर डाडी ने लिखी। और दोस्तों यही एक सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आपके आरएस प्री 2015 का एग्जाम था, उसमें सवाल पूछा गया था। तो ये सब आप लोग ध्यान रखें। तो राजस्थान का जो साहित्य है इसमें हमने बात की मरुभाषा कहां से निकली, मरुभाषा ने कौन कौन सा रूप परिवर्तन किया, डिंगल और पिंगल क्या है ये हमने बात की, रचनाकारों की दृष्टि से हमने बात की। अब हम लोग क्या करते हैं क्लास में मैं यहाँ एक एक साहित्यकार का परिचय करवाता हूँ, कौन सा साहित्यकार क्या है, उनका क्या योगदान है, फिर वहीं से हम डिंगल और पिंगल भी सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन वे साहित्यकार हमें इतिहास में पढ़ा देते हैं और उन साहित्यकारों को हम लोग कल्चर में पढ़ा देते हैं। तो मेरे 2 पार्ट डाले हुए हैं, 2 पार्ट यूट्यूब पर ऑलरेडी पहले से डाले हुए हैं, इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार एवं इतिहासकार। तो साहित्यकार एवं इतिहासकार वहां से पढ़ लेना, तो ये पार्ट आपका यहां उठ के आ जाएगा। फिर सुने, 2 घंटे का वीडियो मैंने वहां डाला हुआ है। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, पूरे राजस्थान में 33 जिले, 33 जिलों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है उसकी मैं एक साथ बात करूंगा, और वहां से भी आपको 100% एक सवाल मिलेगा। दोस्तों ये टॉपिक ऐसे लेके आऊंगा मैं, जो पार्ट लेके आऊंगा जहां आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। आप पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। जो आपकी समस्या हो, आपकी बात हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं। हम उनको पढ़ते हैं, अमल में लाते हैं। जरूर नहीं कि प्रत्येक बच्चे का जवाब दे पाए, लेकिन जितना संभव होता है उन्हें मैं खुद ही देखता हूं। तो आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों।